हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक उनको याद करने की ट्रिक जानेंगे। ट्रिक से याद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 3 से 4 ट्रिक हैं, उनको अगर याद कर लेंगे तो विद इन 2 से 3 मिनट में आप 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको घंटों नहीं देने हैं फंडामेंटल राइट्स को याद करने के लिए। देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। ओरिजिनली जो थे वो 7 टाइप्स के होते थे, जिसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिपील कर लिया गया है। तो अब हमारे पास 6 राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि 31 था, उसको रिपील कर लिया गया है 44th अमेंडमेंट के द्वारा, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के अंतर्गत पार्ट 12 में। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक जानते हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए, जो सबसे पहले 12 और 13 आते हैं इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको ऐसे याद कर लीजिए कि आर्टिकल 12 है उसमें स्टेट की डिफिनीशन है, और आर्टिकल 13 में कहा गया है कि वो सभी लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे उनको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? ये सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और जो हाई कोर्ट होते हैं वो करेंगे आर्टिकल 226 के अंतर्गत। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का जो टाइप आता है वो आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18 आता है। इसको याद करने की ट्रिक है ईडी ईट, ईडी ईट, EAT नहीं, इसमें आपको याद रखना है EUT, ईडी ईट। ई से होता है इक्वलिटी, डी से होता है डिस्क्रिमिनेशन, ई से होता है एम्प्लॉयमेंट, यू से होता है अनटचेबिलिटी, और टी से होता है टाइटल्स। ठीक है, ये आपका 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, और ये 18 हो गया। यानी कि जो 14 है उसमें इक्वलिटी की बात की गई है कि सभी के सभी लॉ के सामने इक्वल होंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको आप पढ़ लेंगे। एक्सेप्शन कैसे है? जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया या एम्बेसडर्स हो गए या कुछ रिजर्वेशंस हो गए, ये क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया जाएगा आर्टिकल 15 में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस। अगर हम इसे बात करें, एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी की बात की गई है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल जो 17 है उसमें अनटचेबिलिटी की बात की गई है, कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाएगा। 18 में टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात कही गई है। इसमें केवल मिलिट्री और एकेडमिक से रिलेटेड जो टाइटल्स होते हैं उनको आप धारण कर सकते हैं। जैसे मिलिट्री में हो गया जनरल, कर्नल, और एकेडमिक में हो गया डॉक्टर, PhD, इस तरीके की जो उपाधियाँ होती हैं, MBBS, तो ये उपाधियाँ होती हैं, उनको धारण कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास फ्रीडम राइट आता है वो राइट टू फ्रीडम आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। इसमें हम लोग 2 ट्रिक जानेंगे, एक आर्टिकल 19 की जानेंगे और एक अलग से आर्टिकल 20, 21, 21A, 22 की जानेंगे। देखिए,
आर्टिकल 19 बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए इसमें पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, या इनको बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या इनसे बोल सकता है कि इसके एक्सेप्शंस क्या है। जो आर्टिकल 19 है इसके एक्सेप्शंस क्या है ये भी पूछ सकता है। तो एक्सेप्शंस अभी आगे बताएंगे। तो ट्रिक से आपको क्या होगा कि आप लाइन वाइज इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिकल 19 को याद करने की ट्रिक है वह है 100 MRP। 100 MRP। तो देखिए ओरिजिनली इसमें भी आर्टिकल 19 में भी 7 राइट्स हुआ करते थे, लेकिन जो 6th राइट था इसको रिपील कर लिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये आर्टिकल 31 में भी आता है, तो इसको रिपील कर लिया गया है। अब बचे हमारे कितने पास 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनको याद करने की ट्रिक है 100 MRP। एस से हो जाएगा स्पीच, ए से हो जाएगा असेंबली, यू से हो जाएगा यूनियन, एम से हो जाएगा मूवमेंट, आर से हो जाएगा रेसिडेंट और पी से हो जाएगा प्रोफेशन। यानी कि सबसे पहले जो 19A है उसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(2) में हम कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। बस इसमें एक्सेप्शन ये है कि आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। आप संगठित हो सकते हैं, यानी कि संगठन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप भारत में कहीं पे भी जा सकते हैं। कुछ जगह आपको आने जाने की पाबंदी है, तो वहाँ पर आप आ जा नहीं सकते हैं। रेसिडेंस, आप कहीं पे भी जाकर रह सकते हैं और वहाँ पे आप परमानेंटली भी सेटल हो सकते हैं। दूसरा आपका जो राइट टू प्रोफेशन है, यानी कि वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ये सभी के सभी आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 20 से लेकर 22 तक देखते हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक है क्लियर। क्या ट्रिक है? क्लियर। सी से हो जाएगा कन्वेंशन, एल स्क्वायर से हो जाएगा लाइफ एंड लिबर्टी, ई से हो जाएगा एजुकेशन और ए आर से हो जाएगा अरेस्ट। तो आपके पास ये हो जाएगा, ये 20 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया और ये 22 हो गया। जो आर्टिकल 20 है इसमें बात की गई है कि आपको जो ऑफेंसेस हैं उनके समक्ष संरक्षण का अधिकार होगा। यानी कि आप लॉयर ले सकते हैं, या आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि आपको सज़ा हुई है, तो उस सज़ा के लिए क्या होगा, आपको एक गलती के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि आपको एक गलती के लिए एक सज़ा मिल गई और फिर आपको उसी गलती के लिए दोबारा सज़ा दी जाए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरा ये होगा कि जिस समय आपको गिरफ्तार किया गया और जिस समय आपके ऊपर केस चलना शुरू हुआ है, तो उस समय जो उस अपराध के लिए सज़ा थी वही सज़ा आपको मिलेगी। ये नहीं है कि 20 साल बाद आपका केस सुना गया और आपको सज़ा 20 साल बाद हुई और उस समय उस सज़ा के लिए आपको फांसी मिलेगी। तो उस समय आपको ये नहीं होगा कि उस सज़ा के लिए आपको फांसी दे दी जाए, क्योंकि आपका 20 साल पहले केस चला था। तो उस समय जो सज़ा होगी वही सज़ा आपको मिलेगी। 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। तो आर्टिकल 21 में लाइफ एंड लिबर्टी में कई और भी राइट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि RTI हो गया, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हो गई। और ये केस क्या था कि आर्टिकल 21 में मेनका गांधी एक केस हुआ था, जिसमें मेनका गांधी को विदेश जाने को रोक दिया गया था। तो वो सुप्रीम कोर्ट से ली गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आर्टिकल 21 में कई राइट्स और जोड़ दिए थे, ठीक है। तो उनको आप किसी एक बुक से पढ़ लेंगे अगर पढ़ना चाहते हैं। राइट टू एलिमेंट्री 21A है। इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ठीक है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आता है।
अब देखिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19 में कि आर्टिकल 19 को कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन है वह है सिक्योरिटी। अगर आप स्टेट यानी कि भारत के खिलाफ कुछ बोलते हैं तब आप नहीं बोल सकते, वहाँ पर आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा स्पीच पे। अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे कि जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं हमारे फॉरेन स्टेट के साथ ख़राब होते हैं, तब भी आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसमें से कोई भी आप उल्लंघन करते हैं, किसी भी इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, जो आपकी राइट टू फ्रीडम है 19 के अंतर्गत उसको क्या किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं चलिए रिट्स को हम ये बाद में पढ़ेंगे। रिट्स आर्टिकल 32 में आती हैं, इनको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले जो है देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगला हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें आर्टिकल 23 से 24 तक आती हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक है टीसी है। टीसी जानते हैं ना, जो टीटी आप कहते हैं उसको याद रख लीजिए। जो ट्रेन में टीसी होता है, टिकट चेकर, टीसी। तो टी से हो जाएगा ट्रैफिकिंग और सी से हो जाएगा चिल्ड्रन। ट्रैफिकिंग माने होता है कि आप ह्यूमन बीइंग का व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं, ये आर्टिकल 23 में आता है। आप चिल्ड्रन जो है उनको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। आप ऐसे एम्प्लॉयमेंट उन्हें दे सकते हैं जहाँ पर इनोसेंसी हो। ठीक है, जैसे कि फिल्मों में काम करना हो गया या नाटक वाटक में काम करना हो गया, तो इस जगह पर वो जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं। अगला जो राइट आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। इसको याद करने की ट्रिक है वह है रेट। तो आर से हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 28। जो आर से है वो हमारा रिलीजन, यानी कि 25 है उसमें हमारे रिलीजन की बात की गई है कि हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमारा जो ए है अफेयर हो जाता है, इसमें रिलीजियस अफेयर्स की बात की गई है। तो दोनों में ही रिलीजन है, तो 25 और 26 में अंतर क्या है, तो 25 इंडिविजुअल के लिए है और जो 26 है ये इंस्टीट्यूशन के लिए है। सत्ताईस में टैक्सेस आ जाते हैं कि आपको किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं देना होगा। ई से हो जाता है इंस्ट्रक्शन। ई से आप ये आई ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन, आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं और जैसा आपका मन है उस तरीके से अपनी पूजा पद्धति अपना सकते हैं। तो अगली ट्रिक जो हमारी है वह 29-30 के लिए है। 29-30 के लिए जो हमारी ट्रिक है वह है आई आर। क्या है? आई आर। तो आई से हो जाएगा इंटरेस्ट और आर से हो जाएगा राइट। तो जो आई है इसमें माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की बात की गई है आर्टिकल 29 में, और इसमें जो 30 है इसमें माइनॉरिटीज़ के राइट की बात की गई है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसके अंदर अपने आप जो अपनी जो पूजा पद्धति है या अपने धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ा सकता है। आर्टिकल 31 में प्रॉपर्टी राइट्स थे, इसको रिपील कर लिया गया है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है। ठीक है, आर्टिकल 32 को
संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 को साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और जो आर्टिकल हमारा 19 था उसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करता है और उस विषय के लिए वो 5 रिट्स का यूज करता है। पहली होती है हेबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडामस, तीसरी प्रोहिबिशन, चौथी सर्टेरी और 5वीं क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 में आती है। और जो आर्टिकल 26 है, 226, इसमें हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट भी रिट्स को इशू कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हाई कोर्ट है उसके पास रिट जारी करने का जो पावर है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स को यूज़ कर सकता है, ऐसी किसी भी विषय के लिए जो रिट्स हैं उनको यूज कर सकता है। आर्टिकल 33 में जो आर्म फोर्सेज होती हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कर्टल करने के बारे में बात की गई है। जो हमारा 34 है इसमें मार्शल लॉ की बात की गई है। 35 में बताया गया है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाकर फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है वो? फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट कर सकती है। अब आते हैं हम लोग रिट्स के ऊपर। रिट्स हमने पढ़ी थी, तो रिट्स हमारी 5 प्रकार की है। ठीक है, तो देखिए हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, ये लिटरल मीनिंग है। मैंडेमस का मतलब होता है बी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रोविजन मीन्स होता है टू फॉरबिड, मना करना। सर्टरी मतलब टू बी इन्फॉर्म, हमें इन्फॉर्म करो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। देखिए जो हैबियस कॉर्पस होता है ये क्या किया जाता है, ये प्राइवेट के खिलाफ हो, एक किसी पर्सन के खिलाफ इशू किया जा सकता है, एक स्टेट के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है, या अथॉरिटी के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि किसी को अगर डिटेन किया गया है तो उसकी फिजिकल बॉडी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता है विद इन 24 आवर्स। वो किसी भी कंडीशन में हो उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा विद इन 24 आवर्स। ये हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत होता है। हैबियस कॉर्पस पर्सन के खिलाफ भी इशू हो सकता है, किसी स्टेट के खिलाफ भी इशू हो सकता है, अथॉरिटी के खिलाफ भी इशू हो सकता है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा उसके खिलाफ भी ये इशू किया जा सकता है। जो हमारा मैंडेमस है ये एससी या एससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने इशू करता है कमांडिंग पब्लिक अथॉरिटी ऑफिसर्स लोअर कोर्ट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, ये लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू होता है। कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट, जो मैंडेमस है इसको किसके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, एससी जजेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। कैनॉट इशूड व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी। ठीक है, इसको उनके खिलाफ भी इशू नहीं किया जा सकता है जो उस ड्यूटी के लिए जिम्मेदार नहीं है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया। जो प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब होता है कि टू फॉरबिड, तो ये जो हायर कोर्ट होती है ये अपनी लोअर कोर्ट को इशू करती है किसी भी केस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये एनसीबी, एनसीबीएस, एससी एसटी कमीशन आदि के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है।
ये प्रिवेंटिव ओनली होता है और इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ लाइक एनआरसी या ये हो गई, ठीक है, इनके खिलाफ इशू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू किया जाता है। ये भी लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू किया जाता है। अथॉरिटी के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटी, ऑफिसर या लोअर कोर्ट, ठीक है। लेकिन जो प्रोविजन है ये केवल और केवल लोअर कोर्ट को ही इशू किया जा सकता है। तो 3 हो गई, 2 बची हैं, सर्टियोरी और क्यू वारंटो। देखिए, जो सर्टियोरी है इसका मतलब होता है प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव। तो जो हाई कोर्ट होता है ये अपनी लोअर कोर्ट को ये इशू किया जा सकता है, या तो वो क्या करेंगे, केस को अपने पास ट्रांसफ़र करा लेंगे या उस केस को रोकने के लिए इशू करेंगे। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती हैं उनके खिलाफ भी इशू किया जा सकता है। वहीं पे जो क्यू वारंटो है ये कोर्ट्स के द्वारा इशू किया जा सकता है टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू बी इन पब्लिक ऑफिस, कैन बी सॉट बाय एनी interested person and not necessarily by aggrieved person unlike the person's previous 4 writs, ठीक है। तो ये हमारी 5 writs थी और 5 writs बहुत पूछी जाती हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। कुछ हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको याद कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे जो पार्ट 3 में आता है, इनको फ्रीडम और लिबर्टी देने के लिए संविधान में जोड़ा गया है। इनको यूएसए से लिया गया है। ये आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। ये सेल्फ एग्जीक्यूटर है। इसमें से लगभग बहुत से अधिक हैं जो वो अपने आप सेल्फ एग्जीक्यूटेड हैं। जो हमारा 20 और 21 होता है इसको इवन इमरजेंसी के समय भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वहीं पे 19 है, ये हर इमरजेंसी में ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल 19 है, जैसे इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 19 अपने आप ख़त्म। आर्टिकल 20 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, इनको कर्टल किया जा सकता है। आपके जन्म के साथ ही फंडामेंटल राइट्स आपको मिल जाते हैं। ओरिजिनली हमारी जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, अब 6 हैं, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से के द्वारा हटाकर उसको आर्टिकल 300A के अंतर्गत लीगल राइट बना दिया गया है। अब इसी में हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन में क्या है कि 2 हमारी कमीशंस बनी थी, एक कालेकर कमीशन और एक मंडल कमीशन। जो कालेकर कमीशन है 1953 से 55 तक बनी थी। मंडल कमीशन 1989 से 80 तक। तो जो मंडल कमीशन थी इसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि जो टोटल रिजर्वेशन है ओबीसी, एससी और एसटी का वह 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इस रिजर्वेशन को इशू किया था 1990 में और नरसिम्हा राव ने इसे ऐड कर दिया था संविधान में 1991 में। दूसरी जो कमेटी है वो काका कालेकर कमेटी है। जो काका कालेकर कमेटी है इन्होंने 3743 जो कास्ट थी उनको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पाया। उन्होंने बताया कि ये लगभग हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 52% हिस्सा है। इन्होंने भी 27% रिजर्वेशन की बात की है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मोदी सरकार लेके आई है जिसको कहा जाता है EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन बिल। इसमें 10% रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो गरीब है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? ये 1/3
103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने सभी जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे उनको याद करने की ट्रिक जानी है। आप किसी एक पेज पर जितनी भी ट्रिक्स हमने बताई हैं उनको लिख लीजिएगा और 2 से 4 बार एक बार अपने आप पढ़ लीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस प्रैक्टिस के लिए आप 10-12 MCQ या जितने भी MCQ आप लगा पाएँ वो लगा लीजिएगा, आपका फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।